कि दादा को इसी शाम की 7 बजे वाली गाड़ी से ले जाया जा रहा है, मगर हम लोगों की सारी योजना तो 10 बजे रात के लिए ही थी। अतएव उस समय कुछ नहीं हो सकता था। तुरंत ही भाई राजगुरु को दादा के साथ उस गाड़ी से जाने के लिए विजय कुमार ने भेज दिया, इस आशा से कि कानपुर से लखनऊ के लिए गाड़ी सवेरे ही मिलेगी और दादा को कानपुर में ही कहीं रखा जाएगा। राजगुरु उस स्थान को देख रखें और कानपुर के साथियों से मिलकर मकान आदि का प्रबंधन कर लें, तो कानपुर से लखनऊ जाते हुए ही जोगेश दादा को पुलिस के हाथों से छीना जा सकता है। 10 बजे की गाड़ी से हम आजाद, भगत सिंह, विजय दत्त, सदाशिव और मैं सभी कानपुर के लिए सब सामान लेकर रवाना हो गई, परंतु कानपुर में मकान का इंतजाम ना हो सका। इधर कानपुर स्टेशन पर एक जेब कट ने आजाद की जेब से बटुआ उड़ा दिया, जिसमें बहुत से रुपये रखे थे तथा उनका मोटर चलने का लाइसेंस भी रखा था। सारी योजना इस प्रकार विफल हो गई। भाई सदाशिव और मैं बेड़ी काटने का सामान बगस में लिए प्लेटफार्म पर टहल रहे थे। भगत सिंह ने बड़े उदास मन से आकर हम लोगों से कहा कि चलो वापस आगरे का टिकट ले आओ, राजगुरु को भी वापस बुला लो। हम लोग वैसे ही रह गए। इतने में देखा कि जोगेश दादा पुलिस वालों से घिरे हुए बेड़ियां खड़काते चले आ रहे हैं। बड़े उदास मन से हम लोग उन्हें खड़े खड़े देखते रहे। हमारी आगरे जाने वाली गाड़ी भी शीघ्र ही छूटने वाली थी। आजाद ने हम लोगों को शीघ्र वापस लौटने का इशारा किया। भाई सदाशिव राजगुरु को भी लौटा लाए। आगरे में जब हम लोग लौट कर आए तो घर में घुसते ही भगत सिंह, जो रास्ते भर अपने आप को बहुत संयम बनाए हुए थे और जिन्हें देखकर कोई भी नहीं कह सकता था कि उनके मन में कितना प्रबल उद्वेग है, फट फट कर रो पड़े। इस असफलता के लिए उन्हें बड़ी ग्लानि थी। दल के सभी साथियों में भगत सिंह और दत्त में बड़ी ही गहरी भावुकता थी। दिसंबर सन 1928 में एक रोज विजय कुमार सिन्हा आकर ग्वालियर के हॉस्टल से मुझे लाहौर ले गए। आगरे में परिचित सभी साथी यहाँ भी उपस्थित थे। कुछ और नए साथी भी थे। लाहौर के भी कुछ साथी यहाँ मिले। हंसराज बोहरा और जयगोपाल भी यहाँ प्रथम बार मिले। ये दोनों ही बाद में सरकार से माफी लेकर इकबाली गवाह बने थे। इनमें से जयगोपाल को ही जलगांव सेशन अदालत में गोली मारने के लिए मुझे आजन्म काले पानी की सजा मिली थी। हंसराज बोहरा से भगत सिंह का विशेष स्नेह था। हंसराज बोहरा एक सुंदर नौजवान कॉलेज का विद्यार्थी था। हमारे क्रांतिकारी दल में अवश्य ही उसकी स्थिति अच्छी रही होगी। एक रोज हंसराज बोहरा हम लोगों के अड्डे पर आया। उस समय वह शायद कॉलेज के लिए सज धज कर ही आया था। उसने नीचे से आवाज दी। भगत सिंह ने ऊपर बरामदे से झांक कर उसे देखा और मुझसे कहा, कैलाश, जरा जाकर नीचे से साइकिल ऊपर चढ़ा लाओ। ना मालूम मैं किस धुन में था, मैंने अनसुनी कर दी। शायद मेरे मन में यह भाव था कि ऐसा कौन लाट साहब का बच्चा आया है जो अपनी साइकिल स्वयं ऊपर उठाकर नहीं ला सकता। भगत सिंह मेरे मनोभाव को ताड़ गए और बोले, अच्छा रहने दो। फिर शायद राजगुरु से उन्होंने कहा और वह जाकर साइकिल नीचे से उठा लाए। इस बीच में भगत सिंह बोले, हनुमान जी, बुद्धि भी आपने वैसी ही पाई है। मैं खुद साइकिल उठा लाता, मगर लोग मुझे इधर जानते हैं, लेकिन मैं नहीं गया। हंसराज बोहरा ऊपर चढ़ आया। वह मेरे लिए नया व्यक्ति था, अतएव मैं उसकी ओर देखता रहा। खूबसूरत कुछ वह था ही। भगत सिंह मुझे इस प्रकार देखते हुए देखकर बोले, अब जनाब सोच रहे होंगे कि अच्छा होता कि साइकिल ऊपर चढ़ा लाते, क्यों ना? मैंने कहा, बात तो ठीक कहते हो। भगत सिंह परिहास से बोले, इस वक्त हम आपका गाना ना भी सुनना चाहें तो भी आप गाएंगे अवश्य, क्योंकि आप इसी प्रकार अपनी इस सुंदर सूरत के प्रभाव को परिमार्जित करेंगे। अच्छी बात है, सुना लीजिए, जल्दी कीजिए, फिर हमें काम की बातें करनी है। हंसराज बोहरा ने भी कहा, हाँ भाई,
सुनाओ। सुना है बहुत अच्छा गाते हो। भगत सिंह मनोभाव ताड़ने में बड़े कुशल थे। मैं गाना अवश्य चाहता था, मगर इस प्रकार कहीं किसी से गाने को कहा जाता है। मैंने कहा, नहीं, अभी मूड नहीं है। भगत सिंह बोले, अब गवैयों जैसे नखरे ना कीजिए, सुना डालिए झटपट। मगर अब मैं कैसे गाता? हास परिहास में भगत सिंह ने बहुत खिजाया और मैंने एक घूंसा उनके लगा दिया। परिणामतः हम दोनों में घूंसेबाजी होने लगी। कम कुवत, गुस्सा ज्यादा, मार खाने का डोल, यह कहावत मेरे ऊपर पूरी तरह चरितार्थ हुई। भगत सिंह ने मेरी खूब धुनाई की। जब मैं अच्छी तरह पिट चुका तब लोगों ने बीच बचाव किया। भगत सिंह ने कहा, एग्रेशन कैलाश ने किया है, मैं तो सेल्फ डिफेंस में लड़ा हूँ। संधि का प्रस्ताव मुझे स्वीकार है, परंतु संधि की शर्तें मैं डिकेट करूंगा। और साथियों ने कहा कि हाँ, बात तो ठीक है। भगत सिंह बोले, संधि इस बात पर होगी कि कैलाश अपना वही गाना सुनाए, कुंठे गुंतला। यह एक मराठी का गाना था जिसे मैं अक्सर गाया करता था। अस्तु, और लोगों ने भी जोर दिया और मैं ठुक पीट कर गाने बैठा। झेप मिटाने का इससे अच्छा साधन भी कोई दूसरा ना था। मैंने गाना शुरू किया, सब लोग सुनने बैठ गए। हंसराज बोहरा ठीक मेरे सामने था। भगत सिंह बीच में मेरी तरफ पीठ करके लेट गए। मैंने आपत्ति की, इन्हें गाना सुनने की तमीज तो है नहीं, जरा देखिए, इधर मुंह करके बैठाइए इन्हें। भगत सिंह तुरंत बोले, माफ कीजिए, अपनी संधि की शर्त वापस लेता हूँ। यदि आपका गाना सुनने के साथ आपकी शक्ल मुबारक भी देखना पड़े तो ऐसा गाना मैंने छोड़ा। सब लोग हंस पड़े। हंसराज बोहरा ने मेरे गाने की सराहना की। उस रोज से लाहौर में मेरा नाम ही कुंठे गुंतला पड़ गया। पकड़े जाने पर जब हंसराज बोहरा और जय गोपाल अप्रूवर बने तो उन्होंने मेरा यही नाम पुलिस को बताया और उस समय फरार लोगों की सूची में मेरा यही नाम छपा। प्रसंगवशतः यहाँ यह भी कह दूं कि हंसराज बोहरा अपनी किन्हीं कमजोरियों के कारण अप्रूवर तो बना, परंतु अपने क्रांतिकारी साथियों के प्रति किसी प्रकार की शत्रुता या दुर्भावना संभवतः उसके मन में नहीं आई। मेरे पकड़े जाने के बाद गवाहों द्वारा पहचानने की परेड में मेरे सामने जब हंसराज बोहरा लाया गया तो वह मुझसे आंख ना मिला सका। उसने मुझे पहचानते हुए भी नहीं पहचाना। अपने बयान में उसने साथियों की लगन, त्याग और तपस्या की प्रशंसा भी बहुत की और अपनी कमजोरी को भी स्वीकार किया। शायद कोर्ट में वह भगत सिंह के सामने रोने भी लगा था। शाम को लाहौर के बिरला हाल में पुराने क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि देने के लिए एक सभा होने वाली थी और उसमें मैजिक लैंटर्न से शहीदों के चित्र दिखाए जाने वाले थे। भगत सिंह, विजय कुमार सिन्हा और मैं एक ग्रुप में वहां गई। पर्दे पर मैजिक लैंटर्न का फोकस ठीक नहीं पड़ रहा था, चित्र और बड़े नहीं आ रहे थे, अतएव सभा में बड़ी गड़बड़ी मच रही थी। भगत सिंह ने मुझसे कहा, सभा मंच पर जाकर जरा प्रोजेक्टर को आगे खींच दे, अभी सब ठीक हो जाएगा। मगर मैजिक लैंटर्न के विषय में मैं कुछ भी नहीं जानता था, अतएव वहां जाना मेरा साहस ना हुआ। भगत सिंह बहुत झुंझलाए, तुम्हारे अंदर इतना भी पुश नहीं है तो क्या करोगे? मगर मैं टस से मस ना हुआ। मैंने कहा, न उनकी पंजाबी भाषा की कोई बात मेरी समझ में आएगी, न मेरी बात उनकी समझ में। कोई मुझे प्रोजेक्टर छूने भी क्यों देगा? भगत सिंह स्वयं वहां इसलिए नहीं जा सकते थे कि उनको पहचानने वाले वहां बहुत से थे। उनके पिता सरदार किशन सिंह जी स्वयं वहां थे। राजगुरु से भी भगत सिंह ने वहां जाकर प्रोजेक्टर को जरा आगे खींच देने के लिए कहा। पंजाबियों की उस भीड़ में जाने का साहस राजगुरु को भी नहीं हुआ। वे दूर से चिल्लाते रहे, प्रोजेक्टर को आगे खींच दीजिए। भगत सिंह झुंझलाकर उठ आए, उनके साथ विजय और मैं भी। हाल से निकले तो सड़क पर लगे पोस्टरों से मालूम हुआ कि एक सिनेमा हॉल में अंग्रेजी चलचित्र अंकल टॉम्स केबिन आया हुआ है। भगत सिंह ने प्रस्ताव किया कि अमेरिका में हबशी गुलामों पर होने वाले अत्याचार और उनकी स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए
इस क्रांतिकारी चित्र को अवश्य देखना चाहिए। मगर पैसे कहाँ से हैं? साथियों को यहाँ खाने के लिए फी खुराक एक चवन्नी मिलती थी, जिससे वे किसी दुकान में 2 आने की रोटी दाल सब्जी और 6 पैसे का घी पा जाते थे और बाकी 2 पैसे की मूंगफलियां या चिलगोजे जेब में डाले रहते थे। शाम के खाने के लिए और दूसरे दिन सवेरे के खाने के लिए 3 साथियों का 1 रुपया मुझे दे दिया गया था। वह मेरे पास पड़ा था। भगत सिंह ने ये पैसे मुझसे मांगे, मगर ये खाने के पैसे मैं कैसे दे देता, क्योंकि आजाद ने ताकीदन मुझे ये पैसे दे रखे थे। भगत सिंह बहुत झुंझलाए। कला की उपयोगिता पर एक अच्छा खासा भाषण उन्होंने दे डाला। मैंने अनुशासन की बात कही तो अंधे अनुशासन से हानि पर भी एक लेक्चर मुझे सुनना पड़ा। ये सब बातें होती जा रही थी और हम तीनों सिनेमा हॉल की ओर बढ़े जा रहे थे। अंत में भगत सिंह ने कहा, अब तुम नहीं मानोगे और सीधे से पैसे नहीं दोगे तो मैं तुमसे जबरदस्ती पैसे छीन लूंगा। सिनेमा देखने की तबीयत मेरी भी थी, अतएव मैंने कहा, अच्छा यहाँ सड़क पर हुड़दंग मत करो, पैसे ले लो, मगर ये पैसे मैं तुम्हें नहीं दे रहा हूँ, तुम मुझसे जबरन छीना रहे हो। भगत सिंह ने कहा, यही सही, और अब मैं तुम्हें ही जबरदस्ती पीट पाट कर टिकट खरीदने भेज रहा हूँ। जाकर चवन्नी वाले 3 टिकट ले आइए। मैं गया, मगर टिकट की खिड़की पर लाहौरी मुस्तंडों की इतनी भीड़ और घिंगा मस्ती थी कि मैं खिड़की पर किसी प्रकार भी ना पहुंच सका। भगत सिंह दूर खड़े एक उस्ताद की तरह दाव पेच बताकर मुझे बार बार भेजते और मैं बार बार लौट आता। भगत सिंह बहुत झुंझला रहे थे। अब मैं भी झुंझलाया और मैंने कहा, मैं अब नहीं जाता, तुम ही जाओ। भगत सिंह ताव खाकर कोट उतार कर आस्तीन चढ़ाकर भीड़ में घुस गई। चवन्नी वाले टिकट तो वे नहीं पा सके, 98 वाले 3 टिकट वे ले ही आए। सवेरे के खाने के पैसे भी समाप्त। खैर, चित्र देखा गया। बहुत ही अच्छा चित्र था। बीच बीच में भगत सिंह मुझे चिढ़ाते रहे, चल उठ चलें, चलता है, बड़े डिसिप्लिन वाले की दुम बने हैं। अड्डे पर जाकर चित्र की तारीफ करके और क्रांतिकारियों के लिए उसकी उपयोगिता पर एक लेक्चर सा झाड़कर भगत सिंह ने आजाद को इस प्रकार पटा लिया कि पैसों की बात ही नहीं उठी और हम लोगों को दूसरे दिन सवेरे भी बाकायदा खाने को पैसे मिले। भगत सिंह मेरी ओर आंख मारकर मुस्कुराए। सवेरे आजाद ने अपने खाने के लिए कुछ नान रोटियां और शायद 1 आने का गुड़ मंगवाया। आजाद गुड़ और रोटियां खा रहे। भगत को यह अच्छा ना लग रहा था, अतएव मजाक करते हुए भगत सिंह ने गुड़ में से एक डली उठा ली और हम लोगों को इशारा किया कि एक एक हम भी उठा ले। आजाद ने जो यह देखा तो मुझसे कहा, देखो हैरान ना करो, और भी बहुत काम करना है। मैं जो कुछ खाता हूँ, जैसा खाता हूँ, खाने दो। मगर भगत सिंह ने गुड़ की डली ना रखी। आजाद ने झुंझलाकर सारा गुड़ फेंक दिया। वह नावदान के पास जाकर गिरा। अस्तु लोगों ने मनाया, आजाद मान गए। गुड़ उठाकर ले आया गया। आजाद खुशक नान गुड़ के साथ खाने बैठे। भगत सिंह ने कहा, गुड़ नावदान के पास जाकर पड़ गया था, अब जिद ही हो तो कम से कम धो तो लीजिए ही। गुड़ धोया गया और आजाद उसके साथ नान खाकर डकार लेकर उठ बैठे और बोले, हूँ लो, और काम में लग गए। शाम को लाला लाजपत राय पर लाठी प्रहार करके ब्रिटिश सरकार ने राष्ट्र का जो अपमान किया था उसका प्रतिकार किया गया। लाठी प्रहार करने वाले असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट सैंडर्स को गोली से मार डाला गया। आजाद, भगत सिंह और राजगुरु ही इस कार्य के लिए गए थे। सुखदेव, विजय और मैं एक अलग टुकड़ों में आवश्यक सहायता करने के लिए घटना स्थल के पास ही थे। सैंडर्स को मारने के बाद राजगुरु, विजय और मैं एक अलग मकान में रहे। एक रोज विजय से मिलने के लिए भगत सिंह उसी मकान में आए। उनकी वह आकृति हमेशा आंखों में झूला करती है। एक ऐसी भावना उनके प्रशस्त्र ललाट पर अलौकिक थी जिसका वर्णन मैं कर ही नहीं सकता। भगत सिंह 2 व्यक्तियों के वध में भाग लेकर आए थे। कितना उद्वेलित था उनका मानस। उनके संयत कंठ से उनका उद्वेग उभरा पड़ता था। बात करते करते हुए रुक जाते थे
और देर तक चुप रहकर फिर बात का सूत पकड़कर मुस्कुराने का प्रयत्न करते आगे बढ़ते थे। मानव जीवन का मूल्य और उसकी महत्ता और सर्वोपरि उसका सौंदर्य उनके हृदय में आसीन था। लाला लाजपत राय पर सरकार द्वारा मारात्मक लाठी प्रहार किए जाने से राष्ट्र का जो अपमान हुआ था उसका प्रतिशोध अवश्य किया जाए और क्रांतिकारियों के सक्रिय अस्तित्व का परिचय दिया जाए। यह भगत सिंह का ही प्रस्ताव था